हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का हमारा दूसरा पार्ट, जिसमें हम सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। हर बार की तरह इस बार भी हम इंडेक्स लेकर आए आपके लिए। आपको इससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी क्लास की। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी गिवन बिलो। नीचे दिए गए मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के वंशावली विश्लेषण का अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन हमको दिए दिख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस पेरेंट्स के हैं, पेरेंट ए और पेरेंट बी के, और इनके जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के मध्य जो भी चीजें समझ में आ रही है, जो भी एनालिसिस हमें दिखने को मिल रहा है, वो हमें बताना है कि सी वाले एनालिसिस हमें क्या समझ आ रहे हैं, डी वाले एनालिसिस हमें क्या समझ में आ रहे हैं, इसके बारे में बात करना है। गिवन क्वेश्चंस हमारा इसके लिए ये है कि हमें सबसे पहले ए बी सी डी का जीनोटाइप लिखना है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रेट्स को। कौन कौन से ट्रेट आइडेंटिफाई करने हैं? सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, लिंग संलग्न या अलिंग सूत्री, डोमिनेंट और रेसेसिव, प्रभावी या अप्रभावी। ठीक है, सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए M इज अफेक्टेड, कैपिटल वाला, एंड स्मॉल m इज नॉर्मल यानी सामान्य। अगर कैपिटल M है इसका मतलब वो अफेक्टेड है, स्मॉल m है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, जीनोटाइप की बात करते हैं, क्योंकि हमें जीनोटाइप सबसे पहले बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी का जीनोटाइप सबसे पहले बताना है। ठीक है, गिवन ये वाला आपको कॉन्सेप्ट है, पेरेंट ए बी सी डी का हमें क्या करना है, जीनोटाइप बताना है, ए बी सी एंड डी का। चलिए आइए देखते हैं। कह रहे ए वाले केस में फीमेल हमारी अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी हम डार्क कलर रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल के अंदर, तो हम कहते हैं वो अफेक्टेड है। ठीक है, तो कह रहे हैं सिंस इंडिविजुअल ए एंड बी हैव एन अनअफेक्टेड डॉटर, फर्स्ट सर्कल में ए मस्ट भी हेटेरोजाइगस, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फीमेल होगी उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी ये हो सकता है हेटेरोजाइगस हो। कह रहा है क्योंकि ए एंड बी का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, ए को हमने डार्क कलर से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये अफेक्टेड है, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर अनअफेक्टेड डॉटर मिल रही है, यहाँ पर भी अनअफेक्टेड डॉटर मिल रही है, एक सिर्फ अफेक्टेड डॉटर यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो ए होगी वो हमारी हेटेरोजाइगस होगी। बी इज अनअफेक्टेड मेल, बी अनअफेक्टेड है, क्योंकि अनअफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी हमें होमोजाइगस के कंडीशन के दिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल के कंडीशन में हमने स्मॉल लिया है एंड कैपिटल हमने लिया है अफेक्टेड के कंडीशन में। ठीक है, अगर हम अफेक्टेड मेल की बात करते हैं तो कह रहा है सी इनहेरिटेड द M एलील फ्रॉम अफेक्टेड पेरेंट ए एंड M एलील फ्रॉम अनअफेक्टेड पेरेंट बी, यानी कैपिटल M एलील हमारा किससे लिया गया है, अफेक्टेड पेरेंट ए से, और स्मॉल m एलील दिया गया है अनअफेक्टेड पेरेंट बी से। तो इसका जीनोटाइप शुड बी सी का कैपिटल M स्मॉल m। वहीं अगर हम डी की बात करें, डी इज अनअफेक्टेड फीमेल, जिसमें अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हमेशा होमोजाइगस होंगे। इस कंडीशन में हम जीनोटाइप ऑफ डी को स्मॉल m से लिखेंगे। ठीक, अब कह रहा है आप मुझे बताइए ट्रेट कैसे होंगे। कह रहा है फर्स्ट ट्रेट इज ऑटोसोमल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मदर इन दिस जनरेशन 1 हैज 2 अनअफेक्टेड सन, in generation 2 the pattern rules out X-linked recessive inheritance। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये ट्रेट क्या है, ऑटोसोमल होगा। दूसरे कंडीशन में हम कह सकते हैं ये ट्रेट डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि एवरी जनरेशन में ये ट्रेट अपेयर हो रहा है, मोस्टली इंपॉर्टेंटली 2 अफेक्टेड पेरेंट्स यहाँ पर है, ए एंड अफेक्टेड फीमेल इन जनरेशन 1, एंड यहाँ पर अनअफेक्टेड चाइल्ड भी है जो कि आपको फर्स्ट सर्कल जनरेशन 1 में दिख रहा है। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट वेयर अफेक्टेड पेरेंट आर हेटेरोजाइगस, यानी यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, पेरेंट हेटेरोजाइगस मिल रहे हैं जो कि एक नॉर्मल तरीके के चाइल्ड को जन्म दे रहे हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट
Homozygous dominant for inflated green pod is crossed with another pea plant with constricted yellow pods. With the help of Punnett square, show the above cross and mention the result obtained phenotypically and genotypically in F1 generation. Easy. कैसे easy है? आपकी किताब में बस ट्रेट अलग ले रखा है और यहाँ क्वेश्चन में हमसे अलग पूछ दिया है, ठीक है। हिंदी में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक शुद्ध वंशक्रम मटर का पौधा है, फूली हुई हरी फली, इनके समयुग्मजी प्रभावी का संकरण संकुचित पीली फलियों वाले अन्य मटर के पौधे के साथ किया जाता है। पनेट वर्ग के साथ F1 पीढ़ी का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक परिणाम बताना है। ओनली F1 पीढ़ी का, F2 नहीं पूछा है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम आपको क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो हमने वहां पर मेंडल ने जो ट्रेट लिया था वो लिया था। मेंडल ने सीड का कलर लिया था और सीड का शेप लिया था, ठीक है। ये चीज ली थी मेंडल ने, है ना। कलर में इन्होंने येलो कलर, डी लिख दे रहे हो, विच इज डोमिनेंट, एंड ग्रीन कलर सीड का लिया था, विच इज रेसेसिव, ठीक है। शेप में इन्होंने दो शेप लिए थे। एक था हमारा राउंड शेप, राउंड इज अगेन डोमिनेंट, एंड रिंकल्ड, ठीक है। रिंकल्ड इज रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस कुछ इस तरीके से किया था कि राउंड कलर के येलो सीड का, राउंड शेप के येलो सीड का रिंकल्ड शेप के या रिंकल्ड शेप के ग्रीन सीड के साथ जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन कुछ इस तरीके का आया। F1 जनरेशन ये हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। यहां पर बस ट्रेट को अलग तरीके से ले लिया गया है। कौन कौन से ट्रेट लिए गए हैं ध्यान से सुनना। यहाँ पर पॉड का कलर और पॉड का शेप लिया गया है। हमने आपको क्लास में सीड से समझाया था, ठीक है। सेम वहीं पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट, सिर्फ उतना ही अल्फाबेट चेंज करना है, ठीक है। कह रहा है अगर हम पेरेंट वन ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस और डोमिनेंट तरीके की बात करेंगे तो कह रहा है अगर हमारा इन्फ्लेटेड पॉड है तो इसको हम कैपिटल एफ से लेंगे, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ग्रीन पॉड शेप जो है कैपिटल जी, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इस वजह से डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कैपिटल जी लेकर चलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम पेरेंट 2 की बात करें तो हम यहाँ पर रेसेसिव तरीके के ट्रेट को लेकर चलेंगे। हमें पता है कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं और येलो पॉड कलर को स्मॉल जी से, क्योंकि हम यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो स्मॉल एफ स्मॉल जी हो जाएगा। अब भाई इन दोनों के बीच में हमें करा देना है क्रॉस। कैसे कराएंगे? कैपिटल एफ कैपिटल जी क्रॉस विथ स्मॉल एफ स्मॉल जी। जब हम क्रॉस कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है सारा, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को दिखाएगा। ये सारे ही हेटेरोजाइगस येलो कलर के पॉड के साथ इन्फ्लेटेड शेप वाले पॉड दिखेंगे, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर में हमने देखो इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड को, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ग्रीन कलर के पॉड के साथ दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रीन इज डोमिनेंट कलर। तो इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड को हम कॉन्स्ट्रिक्टेड येलो पॉड के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो पनेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से हमारा बनता है जो हमने अभी आपको क्रॉस करा के दिखाया। जीनोटिपिक रिजल्ट में हमें क्या दिखेगा? कह रहा है जितने भी ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में मिलेंगे हर किसी में जीनोटाइप कैपिटल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी होगा। फिनोटिपिक रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि F जो है ये डोमिनेंट है तो हम यहाँ पर कहेंगे इन्फ्लेटेड शेप का मिलेगा।
क्योंकि स्मॉल एफ कॉन्स्ट्रिक्टेड है और ये रेसेसिव है तो ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। कैपिटल जी एलील ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसको डोमिनेंट कैरेक्टर मान रहे हैं, और स्मॉल जी रेसेसिव कैरेक्टर है और ये येलो कलर दिखा रहा है। तो इस तरीके से F1 जनरेशन में हमें इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड फिनोटाइप दिखेगा। ये होगा ऑल ओवर रिजल्ट। ठीक है, हमसे सिर्फ F1 जनरेशन ही पूछा है। कह रहे राइट द कैरियोटाइप एंड जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज डेवलप्ड फ्रॉम अ जाइगोट फॉर्म्ड फ्रॉम एन XX एग फर्टिलाइज्ड बाय अ वाई स्पर्म। कह रहे हमें एक कैरियोटाइप बताइए और जेनेटिक डिसऑर्डर बताइए जिसमें हमारा जो जाइगोट है उसमें XX एग वाई स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो गया है। ठीक है, इसके दो सिम्टम्स बताने हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में, और बताना है पॉसिबल रीजन कि कैसे XX एग में आ गया। ठीक है, उस व्यक्ति का कैरियोटाइप और अनुवांशिक विकार लिखिए जिसमें XX अंडे द्वारा Y शुक्राणु का निषेचन से युग्मनज बना है। इनके दो लक्षण बताइए और अंडे के निर्माण के लिए संभावित कारण भी लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखो, वेट गाइस, गला खराब है थोड़ा। ठीक है, ओके। तो हमसे कह रहा है अगर हम कैरियोटाइप की बात करें, ठीक है, कैरियोटाइप में हमारे 47 और XXY वाला सीन लग रहा है। अगर मैं यहां आपको बोलूं कि इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में हमारा जो ऑटोजोम है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऑटोजोम वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम है, इस सेक्स क्रोमोजोम में हो गई है ट्राइसोमी, यानी कंडीशन हो गया है XXY का। ठीक है, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहां पर XX एग Y स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड होकर 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना देता है क्योंकि इसका कैरियोटाइप XXY हो गया है। ठीक है, जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो मेल बनेंगे उनमें फीमेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाना। दो सिम्टम्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ये है कि ये 47 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। इनमें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ऐसे तरीके में इनफर्टिलिटी हो जाएगी क्योंकि मेल जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ होते हैं इनकी टेस्टिस स्मॉल हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी कम हो जाता है और इसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। Tall stature with long limbs. Affected individuals tend to be taller than average with long arms and leg. यानी नॉर्मल लोगों से ज्यादा लंबे with feminine character इनका हो जाता है। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, रीजन पूछा गया था थर्ड पार्ट में। पॉसिबल रीजन ये है भाई कि XX एग जो बन गया है, बनना तो एक ही एक्स का चाहिए था लेकिन डबल एक्स का इस वजह से बन गया है क्योंकि जब XX एग बन रहा था जो कि नॉर्मली एक्स एग ही बनना चाहिए था, इसमें कुछ मियोटिक एरर हो गए और इसी मियोटिक एरर को हम नॉन डिसजंक्शन एरर कहते हैं, जिसमें मियोसिस के समय एग जब बन रहा था तो एक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाया अच्छे से, जिसकी वजह से दो एक्स क्रोमोसोम आ गए एग के पास और ये जब वाई के साथ फ्यूज हुए तो ट्राइसोमी वाला कैरेक्टर हो गया, यानी 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब। अब अगला क्वेश्चन, using a Punnett square, work out the distribution of an autosomal phenotypic feature in the first filial generation after a cross between a homozygous female and heterozygous male in a single
लोकस। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई समयुग्मजी मादा ले लो, विषम युग्मजी नर ले लो, एकल जीन स्थान के लिए इनका संकरण कराने के बाद पहली पीढ़ी का ऑटोजोमल फिनोटिपिकल लक्षण पनेट स्क्वायर से निकालो। इजी है। कैसे? चलो देखो, हमने कहा मान लो, है ना, हमें कुछ नहीं पता, हम सब अज्यूम करके चलेंगे। हमने कहा मान लो हमारा जो डोमिनेंट एलील है वो ए होगा और रेसेसिव एलील स्मॉल ए होगा। डोमिनेंट इज कैपिटल ऑलवेज एंड रेसेसिव इज ऑलवेज स्मॉल। ठीक है, अब हमने कहा ये ऑटोजोमल फिनोटिपिक फीचर है। ठीक, तो इसके लिए हम एक को मेल मानकर चलते हैं, एक को फीमेल मानकर चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम, है ना, अगर हम क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस फीमेल का, समझ में आया? हम किसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं? होमोजाइगस फीमेल का। तो होमोजाइगस फीमेल में हमने ले लिया है स्मॉल ए जो कि रेसेसिव फिनोटाइप दिखा रही है। ठीक है, और हेटेरोजाइगस मेल के साथ क्रॉस करा रहे हैं जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप लेकर चल रहे हैं जो कि हेटेरोजाइगस है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव साथ में लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई? कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस जब हम स्मॉल ए से कराएंगे तो पनेट स्क्वायर में आपको दो कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेंगे और दो स्मॉल ए मिलेंगे। आप करके कॉपी पे देखोगे तो इस तरीके से जो जीनोटिपिक रेशियो आता है, ये क्या आ रहा है? कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हैं भाई? 2। स्मॉल ए कितने हैं? 2, यानी 1:1 इसका जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है। वैसे ही फिनोटिपिक रेशियो में डोमिनेंट कैरेक्टर कितने हैं? 2। रेसेसिव कितने हैं? 2। तो ये भी 1:1 आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे, जिसमें एक बड़ा सा थियरी रहेगा, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा थियरी में थोड़ा सा समझाया रहेगा, उसके क्वेश्चन के पार्ट आपको दिए रहेंगे, उसके जवाब देने। एक बड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है 3 crosses were carried out in a pea plant with respect to flower color violet and white। कह रहा है 3 क्रॉस कराए जा रहे हैं जिसमें हम पी प्लांट में, मटर के ही पौधे में, फ्लावर का कलर वॉयलेट और व्हाइट ले रहे हैं और फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक्सियल और टर्मिनल ले रहे हैं। साफ साफ दे रखा है कि वॉयलेट कलर के फ्लावर के लिए कैपिटल वी लिया गया है और व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए स्मॉल वी लिया गया है। कैपिटल मतलब डोमिनेंट, स्मॉल मतलब रेसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल है। एक्सियल इज कैपिटल ए डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज स्मॉल ए रेसेसिव। स्टडी इन द टेबल दी क्रॉसेस, एक टेबल दिया रहेगा, अभी आगे दिखाऊंगी। ए बी एंड सी का पेरेंटल फिनोटाइप, इनका F1 प्रोजेनी, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब हमें इनके जीनोटाइप दिखाने हैं ए बी और सी क्रॉसेस पेयर के। ठीक है, यानी कि मटर के फूल, मटर के पौधे में फूल के रंग बैगनी सफेद, कैपिटल बी वी बैगनी के लिए डोमिनेंट यानी प्रभावी, स्मॉल बी सफेद के लिए यानी अप्रभावी। फूल की स्थिति अक्षीय अंतस्थ दे रखी है, अक्षीय प्रभावी, अंतस्थ अप्रभावी, है ना। सिमिलरली कैपिटल ए स्मॉल ए। 3 संकरण किया गया, तालिका दी गई है। ठीक है, इस तालिका में से हमें ए बी और सी के जनक युगल के जीनोटाइप बताने हैं। ये रही आपकी पूरा का पूरा तालिका। दिस इज पेरेंटल प्लांट गाइस। पेरेंटल प्लांट के फिनोटाइप यहाँ पर हैं और ये फिनोटाइप F1 प्रोजेनी दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉयलेट और एक्सियल, और वायलेट और व्हाइट और एक्सियल का क्रॉस है। सिमिलरली बी में वॉयलेट और एक्सियल, व्हाइट और टर्मिनल का क्रॉस है। तीसरे में वॉयलेट और एक्सियल एंड वॉयलेट और एक्सियल का क्रॉस है। ठीक है, इस तरीके से हमें समझाना है। सबसे पहले ए वाले क्रॉस पर आते हैं। पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पर वॉयलेट एक्सियल व्हाइट एक्सियल है। ठीक है, तो वायलेट के लिए हमने कैपिटल वी रखा हुआ है, एक्सियल के लिए हमने कैपिटल ए रखा हुआ है, व्हाइट के लिए स्मॉल वी रखा हुआ है और एक्सियल के लिए स्मॉल ए रखा हुआ है।
ठीक है। तो इनके जो F1 प्रोजेनी फिनोटाइप आएंगे उसमें 16 तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन है, जिसमें व्हाइट और एक्सियल 6, 2 व्हाइट और टर्मिनल, 6 वॉयलेट और एक्सियल एंड 2 वायलेट एंड टर्मिनल होकर आएगा जब हम ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। कैसे किया ये? हमने एनालिसिस किया है क्रॉस ए का सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले हम फ्लावर कलर पर जाएंगे। फ्लावर कलर में कैपिटल वी जो है ना, वायलेट जो है ये कैपिटल वी से प्रेजेंट किया गया है और व्हाइट को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि जब हम वायलेट कलर को देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन हेटेरोजाइगस हो, कैपिटल वी स्मॉल वी, एंड व्हाइट पेरेंट हमेशा होमोजाइगस होगा स्मॉल वी और स्मॉल वी से। ठीक है, तो एक तो कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है। दूसरा, अगर हम फ्लावर पोजीशन जाएं, एक्सियल इज कैपिटल ए, टर्मिनल इज स्मॉल ए। ठीक है, इन दोनों के फिनोटाइप जब हम देखें तो अगर हम एक को हेटेरोजाइगस मान रहे हैं तो हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए हो जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखता है, लेकिन टर्मिनल प्लांट हमेशा रेसेसिव होगा होमोजाइगस स्मॉल ए स्मॉल ए। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जीनोटाइप इस पेरेंट का क्रॉस ए में वॉयलेट और एक्सियल पेरेंट का वी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अगर हम व्हाइट एक्सियल पेरेंट का देखेंगे तो ये सारे ही रेसेसिव होंगे और ऊपर वाले हेटेरोजाइगस होंगे, जैसा कि हमने बताया। सिमिलरली सेम ऐसे ही क्रॉस बी का कर लेंगे कि भाई पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पर वॉयलेट और एक्सियल दे रखा है, वॉयलेट के लिए कैपिटल वी है, एक्सियल के लिए ए है, व्हाइट के लिए हमारा स्मॉल वी है, व्हाइट के लिए क्या है स्मॉल वी, और टर्मिनल के लिए क्या है स्मॉल ए। यहाँ पर वॉयलेट एक्सियल, वॉयलेट टर्मिनल, व्हाइट एक्सियल, व्हाइट टर्मिनल कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर हम ये कंडीशन यहाँ पर दे रखे हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि क्योंकि दोनों ही वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स जो है वो दिख रहे हैं तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है और व्हाइट पेरेंट में हमेशा रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन होगा। सिमिलर फ्लावर पोजीशन के लिए भी ऐसे ही है कि बोथ एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं एक्सियल पेरेंट हेटेरोजाइगस होगा और टर्मिनल इज ऑलवेज होमोजाइगस। यहाँ पर जीनोटाइप पेरेंट का जब क्रॉस बी देखा गया तो अगेन ये यहाँ पर कैसे आएंगे हेटेरोजाइगस तरीके के डोमिनेंट कैरेक्टर एंड बाकी होमोजाइगस तरीके के रेसेसिव कैरेक्टर आएंगे। सिमिलरली जब हम क्रॉस सी कराएंगे तो वॉयलेट एक्सियल का क्रॉस वॉयलेट एक्सियल से कराया जाएगा। इस कंडीशन में 3/4 वॉयलेट एक्सियल कंडीशन, 1/4 वॉयलेट एक्सियल कंडीशन आएगा और इसका भी एनालिसिस जब हम करेंगे तो रेशियो वर 3:1, जिसमें वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर का ये रेशियो होगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सारे ही प्लांट जो होंगे वो ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि 3 का रेशियो है तो वो हेटेरोजाइगस होंगे और जो 1 का रेशियो है वो व्हाइट पे जाएंगे। तो फ्लावर पोजीशन अगर देखा जाएगा तो इस कंडीशन में सिर्फ एक्सियल फ्लावर ही दिखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है टॉप पोजीशन पर वही है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन भी उनका ही दिखेगा। तो वॉयलेट एक्सियल पेरेंट हमारे हेटेरोजाइगस तरीके के और वॉयलेट एक्सियल पेरेंट हेटेरोजाइगस तरीके के, सेम ऐसे ही तरीके से हम करके लिखेंगे। इसी तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबे हैं तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया सेम वैसे ही आप करोगे, सिर्फ क्रॉस करा के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कॉपी में अपने उस तरीके से। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। गाइस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा है अ टॉल पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर विथ अननोन जीनोटाइप इज गिवन, find the genotype by working out different crosses only by selfing the plants, write the genotypic and phenotypic ratio of each cross shown by you। कह रहा है लंबे कद का कोई बैगनी फूल वाला मटर का पौधा है जिसका जीनोटाइप अज्ञात है, नहीं पता, केवल पौधे में स्वपरागण करा के विभिन्न संकरणों का जीनोटाइप ज्ञात करना है और प्रत्येक संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप भी ज्ञात करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। कह रहा है कि पॉसिबल जीनोटाइप सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा सबसे पहले कि ये वाला कंडीशन है भाई, हमने कहा एक लंबा प्लांट है वायलेट फ्लावर का, अननोन जीनोटाइप है,
ठीक है, इनमें हमें ये देखना है किस तरीके से हम अपने क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप ढूंढ पा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, पॉसिबल जीनोटाइप इनिशियल प्लांट का हो सकता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल वी। क्यों? क्योंकि हमेशा हम टॉल को डोमिनेंट कैरेक्टर लेकर चलते हैं और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा वॉयलेट, बैगनी कलर को हम डोमिनेंट कलर लेकर चलते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वी लिख सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वी है, और इस तरीके से सारे लंबे और वॉयलेट प्लांट हमें यहाँ पर मिले हैं। जीनोटिपिक रेशियो हमारा 1 है, फिनोटिपिक भी 1 है, क्योंकि कोई यहाँ पर अलग कॉम्बिनेशन नहीं बना। ठीक है, कह रहा है इफ ओनली कैपिटल टी स्मॉल टी ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, द इनिशियल प्लांट वाज कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वी। लेकिन अगर एक और कॉम्बिनेशन हम ले लें, ठीक है, अगर हमने यही कॉम्बिनेशन लिया, देखो भाई, अगर हमने सिर्फ यही कॉम्बिनेशन लिया था और इन्हीं का सेल्फ क्रॉस कराया था, तो नेक्स्ट जनरेशन में तो हमें यही मिलेंगे। पहला वाला मैंने यही एक्सप्लेन करके बताया कि ये वाला कंडीशन हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे कंडीशन में चलो एक पॉसिबल जीनोटाइप हम लेकर चलते हैं, डोमिनेंट कैपिटल टी, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कैपिटल वी, स्मॉल वी। ठीक है, इस कंडीशन में जीनोटाइप जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैपिटल टी, कैपिटल वी है, कैपिटल टी, वी, स्मॉल वी है, कैपिटल टी, स्मॉल वी है। ठीक है, इस कंडीशन में टॉल वॉयलेट एंड टॉल व्हाइट प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड फिनोटिपिक 3:1। यहाँ पर हमने ऐसा इस वजह से देखा है क्योंकि टॉल व्हाइट ऑफस्प्रिंग अपीयर हो रहे हैं इनिशियल प्लांट से, जो कि था कैपिटल टी, कैपिटल वी। ठीक है, ये तब हुआ होगा जब हमने हेटेरोजाइगस तरीके के प्लांट का क्रॉस कराया होगा, कुछ इस तरीके से कि अगर हमने यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी का क्रॉस कराया होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी से, तो ये सारे कंडीशंस में हमें ये शायद मिल सकता है। तो ये वाला प्रोसेस हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई पॉसिबल जीनोटाइप हमारा इनिशियल प्लांट का अगर ये है, तो इस कंडीशन में हमारा जीनोटाइप जो होगा सेल्फिंग से, इनकी जैसे ही हमने सेल्फिंग कराई है। देखो भाई कैसे कराई है, कैपिटल टी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, इनकी जब आप सेल्फिंग कराओगे तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल वी। ठीक है, कैपिटल टी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, और कैपिटल टी, स्मॉल वी। ये जो कॉम्बिनेशन है जो भी मैंने आपको बताया, इस कंडीशन में तो सारे टॉल और वॉयलेट बैगनी कलर के फ्लावर मिल जाएंगे, इस वाले कंसेप्ट में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टॉल प्लांट के साथ व्हाइट फ्लावर मिलेगा, यही कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है। अगर हमने यहाँ पर इनिशियल पॉसिबल जीनोटाइप इनिशियल प्लांट का कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी लिया है और सेल्फिंग कराने से ये हमें कुछ इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, इसमें टॉल वॉयलेट एंड ड्रॉफ और वॉयलेट तरीके का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जीनोटाइप ऐसा होगा, फिनोटाइप कुछ इस तरीके का होगा। यानी अगर हम डॉफ वॉयलेट ऑफस्प्रिंग को अपीयर कराते हैं तो इनिशियल प्लांट हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी होगा।
और लास्टली अगर हम पॉसिबल जीनोटाइप ये लेकर चलते हैं तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है सेल्फिंग कराने के बाद, है ना। इनकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो कुछ इस तरीके का क्या होगा, कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। 4 पॉसिबल फिनोटाइप मिलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा रेशियो मिलेगा और चारों फिनोटाइप्स यहाँ पर अपीयर होंगे और प्लांट हम कह सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट देना है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है compare the pattern of inheritance of flower color in garden pea plant with snapdragon plant on the basis of flower। बगीचे के मटर के पौधे और स्नैपड्रैगन के पौधे में फूल के रंग की वंशागति के पैटर्न की तुलना निम्नलिखित आधार पर करें। कौन कौन सा आधार है? सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो बता रहा है, पूछ रहा है। उसके बाद फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक्सप्रेशन F2 जनरेशन के लिए पूछ रहा है, पहले में F1 जनरेशन के लिए पूछ रहा था। और हमें बताइए कि लास्ट में हमारा निष्कर्ष क्या निकला है, हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कंपेयर करके। ठीक है, ओके, चलो भाई। तो एंड कुछ अगला क्वेश्चन भी है हमसे। यस, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन है, विच इज लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में भी हमें यहाँ पर कोई विशेषता लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर करीब 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक पार्ट में 3 पार्ट है और एक अकेला पार्ट है, सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखो, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न का फ्लावर कलर में ग्रीन पी और स्नैपड्रैगन का, ध्यान से सुनना, हरे रंग के मटर का और स्नैपड्रैगन का अगर हम फ्लावर कलर कंपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हम सभी को पता है ग्रीन पी में यानी हरी मटर में वॉयलेट कलर का जो फ्लावर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसके लिए हम कैपिटल वी लेते हैं। और व्हाइट कलर का फ्लावर रेसेसिव कैरेक्टर है, इसके लिए स्मॉल वी लेते हैं। वही स्नैपड्रैगन की बात करें तो रेड कलर का जो फ्लावर है ना, स्नैपड्रैगन की बात करेंगे तो रेड कलर का फ्लावर हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्हाइट रेसेसिव कैरेक्टर है। रेड के लिए कैपिटल आर लेते हैं, व्हाइट के लिए स्मॉल आर लेते हैं, ये हमें पता है। चलिए कंपेयर करते हैं। कह रहे सबसे पहले हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखते हैं F1 जनरेशन में। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन पी का निकालेंगे, हरी मटर का। क्या निकालना है? F1 जनरेशन। ठीक है, हमने कहा चलो वायलेट कलर क्रॉस बिटवीन व्हाइट कलर। F1 जनरेशन में कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, ये हमारा क्या है? बैगनी रंग, ये है सफेद। क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे ही डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ वॉयलेट कलर के फ्लावर आएंगे। ठीक है, यानी हम मटर के पौधे के लिए, पी प्लांट के लिए कहेंगे F1 जनरेशन में सारे ही बैगनी रंग के फ्लावर आए। लेकिन अगर हम ऐसा ही कंपेयर स्नैपड्रैगन के लिए करें, ठीक है, तो अगर हम ऐसा ही कंपेयर स्नैपड्रैगन के लिए करें तो हमने 2 फ्लावर का कलर चूज किया था, हमें इसका भी F1 जनरेशन ही बताना है, फिनोटाइप बताना है गाइस, ध्यान देना। तो हमने कहा रेड कलर का फ्लावर लिया, क्रॉस कराया व्हाइट कलर के फ्लावर से, और जैसे ही क्रॉस कराया F1 जनरेशन में हमें यहाँ पर रेड कलर का फ्लावर मिलना चाहिए था, लेकिन F1 जनरेशन में हमें मिल गया पिंक कलर का फ्लावर। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर यहाँ पर पिंक हो गया F1 जनरेशन में। तो कह रहा है क्योंकि यहाँ पर सारे ही पौधे F1 जनरेशन में पिंक कलर के हैं, इंटरमीडिएट है, इसी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, कह रहे F2 जनरेशन का जब हमने सेल्फिंग कराया तो ये फिनोटिपिक रेशियो, ये जीनोटिपिक रेशियो है। आइए देखते हैं। ये है पी प्लांट, ठीक है, ये है F1 जनरेशन। ठीक है, इस F1 जनरेशन का अब हम क्या निकाल रहे हैं? F2 जनरेशन। चलो निकालते हैं। F2 जनरेशन कुछ इस तरीके का आएगा।
फ्लावर का कलर यहाँ पर वॉयलेट आएगा, एक फ्लावर का कलर यहाँ पर व्हाइट आएगा। कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन। आइए इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक लिखते हैं। ध्यान देना, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो देखो, कितने बैगनी फ्लावर है? 3, कितने व्हाइट है? 1। जीनोटिपिक रेशियो देखो, कैपिटल V 1, कैपिटल V स्मॉल v 2, स्मॉल v 1। ठीक है, ये ग्रीन पी के लिए। ठीक, कंक्लूजन, डोमिनेंट कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में आगे जाता है। अब आ जाओ स्नैपड्रैगन के लिए। F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग कराने के बाद हमें यहाँ पर कौन सा जनरेशन मिलेगा? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये है रेड कलर, ये 2 है पिंक कलर, और ये रहा व्हाइट कलर। यानी यहाँ पर अगर हम F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, और अगर जीनो लिखेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है, 1:2:1, यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो पी प्लांट के लिए 3:1, स्नैपड्रैगन के लिए 1:2:1। पी प्लांट का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, स्नैपड्रैगन का भी 1:2:1। कंक्लूजन क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है पी प्लांट, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है स्नैपड्रैगन। इस तरीके से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इट इज समटाइम्स ऑब्जर्व दैट द F1 progeny has a phenotype that does not resemble either of the two parent and as intermediate phenotype. Explain by taking a suitable example and working out the cross up to F2 progeny. ठीक है, कह रहा है कभी कभी यह देखा जाता है कि F1 संतति का फिनोटाइप दोनों माता पिता में से किसी से भी मेल नहीं खाता, उसका एक मध्यवर्ती ही फिनोटाइप बन जाता है। उपयुक्त उदाहरण देके F2 संतति तक संकरण करके समझाइए। ऐसा हमें देखने को मिलता है जब हम F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस कराते हैं, या हम कभी F1 प्रोजेनी भी दिखते हैं तो इनका फिनोटाइप पेरेंट जैसा तो नहीं दिखता, बल्कि इंटरमीडिएट टाइप ही दिखता है। ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। यहाँ पर अलील जो होते हैं वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं दिखा पाते अपने आप को, और ये एक तीसरे तरीके का मीडियम कैरेक्टर दिखा देते हैं, और इस तरीके से दो पेरेंट का एक मध्यवर्ती बनकर सामने आता है, विच इज इन कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये हमें स्नैपड्रैगन प्लांट में देखने को मिलता है, जिसमें हमने स्नैपड्रैगन प्लांट के बीच के फ्लावर में क्या कराना है? क्रॉस कराना है, और यही हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कराएंगे। आइए शो कराकर देखते हैं। सबसे पहले थियरी देखो, कह रहा है हमने रेड कलर का फ्लावर लिया है, होमोजाइगस डोमिनेंट है स्नैपड्रैगन का। व्हाइट कलर का फ्लावर लिया है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है स्नैपड्रैगन का। नेक्स्ट जनरेशन में ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिखते हैं, लेकिन यह इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखाते हैं, विच इज रेड और व्हाइट के बीच का एक कलर पिंक कलर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आपको क्रॉस में दिखाएं तो स्नैपड्रैगन का हमने कौन सा होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर रेड कलर का फ्लावर लिया है, इसका क्रॉस कराया है होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर व्हाइट कलर के फ्लावर से। जब हमने इसका F1 जनरेशन निकाला तो ये इंटरमीडिएट कलर दे दिए, ना डोमिनेंट दिए ना रेसेसिव दिए, विच इज पिंक कलर का फ्लावर। इनका जब हम F2 जनरेशन निकालते हैं तो इनका F2 जनरेशन भी डिफरेंट तरीके का होता है। इस F2 जनरेशन में हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सेम मिलते हैं, यानी ये रहा रेड कलर, ये दोनों हुए पिंक कलर, और दिस वन इज व्हाइट कलर। और अगर हम इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें
तो ये दोनों ही 1:2:1 लिखेंगे। और ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। मिराबलिस जलापा के फ्लावर के साथ एग्जाम्पल देके समझा दिया है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन अ प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉफनेस। एक प्लांट में लंबा पर बौनेपन से हावी है। रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। लाल रंग सफेद पर भारी है। इनमें जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो हमें डाई हाइब्रिड रेशियो बताइए और हमें बताइए कि ये किस तरीके से इनके जीन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। कह रहा है एक लंबा कद बौने पर प्रभावी है, लाल फूल सफेद पर प्रभावी है। द्विसंकरण कराइए, मानक द्विसंकरण अनुपात बताइए। आपको ये भी बताइए कि हमें क्यों लगता है कि प्रश्न में दो जीन एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं तो मान विचलित होंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सिमिलर पूरा का पूरा ये जो क्रॉस है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर ट्रेट बदल गया है। हमने यहाँ पर जो ट्रेट लिया है वो टॉल के लिए कैपिटल टी, और फ्लावर का कलर लिया है रेड जिसके लिए कैपिटल आर लिया है, यानी ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएंगे। ठीक है, फिर हमने प्लांट लिया है डॉर्फ, टॉल का दूसरा ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट, और लिया है व्हाइट। ठीक है, यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस मत लगाना क्योंकि दिया नहीं हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस कराना है और इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के हमें F2 जनरेशन बताना है। गाइस सिंपल सा है, यहां मैंने चार्ट में लगा दिया है। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन हमारी कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर मिलेगी। सारे लंबे लाल पुष्प वाले पौधे मिलेंगे क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इनके जब हम गैमीट बनाकर इन्हीं की सेल्फिंग कराएंगे, देखो सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो ये सारा ही जो हमने रेशियो लिखा है ये F2 जनरेशन का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाओगे, इस तरीके से लिखोगे, और ये F2 जनरेशन है जिसका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 आता है। और ये एक इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का केस बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो मेंडल ने दिया था कि भले ही बहुत सारे ट्रेट्स एक साथ निकल रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कोई भी ट्रेट किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपना अपना ही लक्षण दिखाएंगे, अपने अपने तरीके से ही एक्सप्रेस होंगे, जो कि इसमें बताया गया है, भले ही हम कितने जोड़ी में ट्रेट ले ले। तो मेंडल ने इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस से बताया था। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीप्लाइडी, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल हैविंग फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। एन्यूप्लॉइडी क्या है? क्रोमोसोम का जो कम हो जाना है ना, या बढ़ जाना है कंडीशन। हमें बताइए डिफरेंट फॉर्म के, मतलब एन्यूप्लॉइडी में हमने बेसिकली देखा है क्रोमोसोम नंबर कम नॉर्मल से। डिफरेंट फॉर्म के पॉलीप्लाइडी बताइए, और इसी आधार पर 3 तरीका हमने दिया है, उसी में एक्सप्लेन करिए। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, XXY क्रोमोसोम और X0 क्रोमोसोम। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वाला कंडीशन कह रहा है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, कह रहे 21वें नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो गई है, ये कॉन्सेप्ट बताइए, ध्यान से समझना। हम सभी को पता है हमारे पास होता है 44 ऑटोसोम, है ना, और होता है 2 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, और ऐसे ही हमारी बॉडी बनती है। और ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, विच इज 23 पेयर। ठीक, अब हम यहां पर आपको ऑटोसोम लिख रहे हैं। ठीक है, हमने आपको बोला कि चलो ऑटोसोम जो हमारा है वो कितना है, 22 जोड़ी है, 22 पेयर है।
अभी हम सेक्स क्रोमोसोम पे जा ही नहीं रहे। 22 पेयर मतलब एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 20वां, 21वां, 22वां, ऐसा पेयर होगा, है ना ऑटोसोम का। हमने कहा हर जगह एक एक जोड़ी है। 21वें नंबर पर, है ना, 21वें नंबर पर ट्राइसोमी हो गई है। कहने का मतलब 21वें नंबर पर 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि होना चाहिए था 22 पेयर, लेकिन 21वें नंबर पर एक एक्स्ट्रा है, तो एक तो भाई एक्स्ट्रा भी आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर कितने हो गए? 45 हो गए। अब भाई 45 क्रोमोसोम ऑटोसोम में हो गए, लेकिन ऑटोसोम में कितना क्रोमोसोम होता है? 44। ठीक, हमें ये भी पता है कि आगे अभी 2 और सेक्स क्रोमोसोम आएंगे जिसकी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। एबनॉर्मेलिटी किसकी है? ऑटोसोम्स की। ठीक, अब जोड़ो, कितने क्रोमोसोम हो गए? 47। कैसा कंडीशन है ये? 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तब होते हैं जब किसी में डाउन सिंड्रोम का कंडीशन हो। ठीक है, तो 21वें नंबर की ट्राइसोमी पर डाउन सिंड्रोम नाम का जेनेटिक डिजीज होता है। दूसरा कह रहा है XXY। ठीक है, आ जाओ। दूसरा कह रहा है कंडीशन इज XXY। ये क्या कंडीशन है? साफ साफ दिख रहा है यहां पर ट्राइसोमी है। किसकी ट्राइसोमी है? किसकी ट्राइसोमी है? सेक्स क्रोमोसोम्स की। ठीक है, हम सभी को पता है 44 तो ऑटोसोम होते हैं, ये ऐसे का ऐसे ही है, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे उसमें एक एक्स्ट्रा हो गया है, यानी कंडीशन इज 44 प्लस 3 इज इक्वल टू 47। लेकिन इसमें भी सेक्स क्रोमोसोम में XXY वाली स्थिति है, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। ये कंडीशन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। जिसमें मेल बॉडी में फीमेल बॉडी के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। थर्ड इज X0 कंडीशन। आ जाओ देखते हैं। थर्ड इज X0 कंडीशन। क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक कम है। सेक्स क्रोमोसोम की क्या हो गई है? मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या है? एक सेक्स क्रोमोसोम कम है भाई। ठीक है, यानी कंडीशन होनी थी 44 ऑटोसोम की, वो सही है बिल्कुल, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम एक ही है। क्या हो गया कंडीशन? 45 का। इस कंडीशन में कौन सी बीमारी होती है? इस कंडीशन में बीमारी होती है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें फीमेल बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंसर।
अगला क्वेश्चन, डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीप्लॉइडी, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल हैविंग फॉलोइंग क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटीज। अभी जस्ट आपको बताया कि इस वाले कंडीशन में 21 नंबर के ट्राइसोमी के कंडीशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है डाउन सिंड्रोम। अभी पीछे ही समझाया है। ठीक है, एक्स एक्स वाइज में हमें क्या मिल रहा है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, और एक्स जीरो के कंडीशन में हमें मिल रहा है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, कह रहे इन आवर सोसाइटी अ वुमेन इज ऑफन ब्लेम्ड फॉर नॉट बियरिंग मेल चाइल्ड, डू यू थिंक इट इज राइट। कह रहे हमारे समाज में पुरुष संतान न पैदा करने के लिए, यानी लड़का ना पैदा करने के लिए महिला को दोषी ठहराया जाता है, क्या ये सही है? इसके बारे में बताइए। ओके जी, सबसे पहले थियरी देखो, उसके बाद मैं आपको क्रॉस करके बताऊंगी। कह रहा है इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized with ill treated because of this false नोटेशन, जिसमें हम साफ साफ कह रहे हैं, या नरेशन जिसमें साफ साफ कह रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियां पैदा करने या लड़के पैदा करने के दबाव का सारा ब्लेम किसके ऊपर आ जाता है, फीमेल के ऊपर आ जाता है। ध्यान से सुनो साइंटिफिक रीजन, आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 23 पेयर में क्रोमोसोम होते हैं हर किसी के बॉडी में, 22 पेयर तो हर किसी में सेम होता है, मेल एंड फीमेल में, लेकिन जो सेम क्रोमोसोम है वो मेल बॉडी फीमेल बॉडी में सब में समान पाए जाते हैं, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल के पास हमेशा एक जोड़ी एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, वेयर एज एक्स वाई क्रोमोसोम मेल में पाए जाते हैं। मेल के पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। कह रहे हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो मेल में दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। 50% स्पर्म जो होता है उनके पास एक्स होता है और 50% के पास वाई होता है, लेकिन फीमेल के पास ऐसा कंडीशन नहीं है। फीमेल में गैमेटोजेनेसिस कंडीशन में एग क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ही दे सकता है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है इसमें ओवम में एक्स क्रोमोसोम आने की। अगर ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो ये देखना होगा कि स्पर्म कौन से वाला फ्यूज हो रहा है एग से। इन केस अगर ओवम फर्टिलाइज कर रहा है स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम से, तब तो लड़की पैदा होगी, लेकिन अगर वाई से कर रहा है इस केस में लड़का पैदा होगा। यानी ये साफ साफ दिख रहा है कि स्पर्म ही डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड। यानी ये एविडेंस एकदम ये है कि भाई 50% प्रोबेबिलिटी है मेल पैदा होने की और 50% फीमेल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी है। यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि हर किसी के शरीर में 23 पेयर का क्रोमोसोम होता है भाई, है ना। 23 पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर तो नो डाउट ऑटोसोम होते हैं। और ये जो ऑटोसोम है ये कभी भी किसी की बॉडी में अलग अलग नहीं होंगे, ये हर किसी की बॉडी में सेम होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। सिर्फ चेंजेस आती है एक पेयर के क्रोमोसोम में, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अगर सेक्स क्रोमोसोम में फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल के पास एक ही तरीके का क्रोमोसोम है विच इज एक्स क्रोमोसोम, लेकिन अगर मेल की बात हो रही है तो मेल के पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ध्यान से समझना, जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, सबसे पहले बात करते हैं फीमेल की।
फीमेल में जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो फीमेल में जब भी एग बनेगा उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। वहीं पर अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में जब भी स्पर्म होगा बनेगा तो स्पर्म में 2 तरीके के क्रोमोसोम जा सकते हैं, या तो एक्स या तो वाई। अगर फर्टिलाइजेशन मेल का वाई के साथ हो जाता है तब तो मेल चाइल्ड बनेगा, लड़का बनेगा। लेकिन अगर एक्स का एक्स के साथ बन जाता है तब तो फीमेल चाइल्ड बनेगी, यानी लड़की बनेगी। यानी सेक्स का ये पूरा डिटर्मिनेशन स्पर्म पे निर्भर करता है, फीमेल एग पर नहीं। 50-50% चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन के बाद मेल बनेगा या फीमेल। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन शॉर्ट हॉर्न कैटल the coat colors red and white are controlled by a single pair of alleles. A calf which received the allele for red coat from his mother and the allele for white coat from his father is called a roan. It has an equal number of red and white hairs in its coat. It is an example of codominance or of incomplete dominance. ये पूछा गया है। Give a reason of your answer with the help of genetic cross. Explain what will be the consequent phenotype of the calf when red is dominant over white and red is incompletely dominance. ठीक है, क्या कहा गया है? कह रहा है शॉर्ट हॉर्न मवेशी में लाल या सफेद कोट के रंग का एक जोड़ी एलील द्वारा नियंत्रित होता है। एक बछड़ा है जो अपनी माँ से लाल कोट के लिए एलील और अपने पिता से सफेद कोट के लिए एलील प्राप्त करता है, जिसे रोन कलर कहते हैं। इसके कोट में लाल और सफेद की समान संख्या है। क्या यह सप्रभाविता है या अपूर्ण प्रभाविता है? उत्तर का कारण दीजिए। अनुवांशिक संकरण की सहायता से बछड़े का फिनोटाइप बताइए। लाल सफेद पर प्रभावी है, लाल अपूर्ण रूप से प्रभावी है। 2 कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात भाई ये है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। कैसे कैसे है? क्योंकि दोनों ही एलील इक्वली एक्सप्रेस्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से दोनों ट्रेट्स बछड़े में दिख रहे हैं। रोन कैटल का कलर है, यानी रेड कलर और व्हाइट कलर के हेयर्स दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों एलील साथ में दिख रहे हैं, इस वजह से ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कह रहा है अगर रेड डोमिनेंट है व्हाइट पर तो ये कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर रेड डोमिनेंट है व्हाइट पर, हमने कहा रेड कलर और व्हाइट कलर, ठीक। रेड को हमने डोमिनेंट मान लिया, व्हाइट अपने आप रेसेसिव, ठीक है। क्रॉस कराएंगे, अगली जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फिनोटाइप हमेशा ऐसा होगा कि बछड़े के शरीर का रंग, बालों का रंग हमेशा लाल होगा। क्यों? क्योंकि रेड डोमिनेंट है व्हाइट पर और ये कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रेड जो है, रेड क्योंकि डोमिनेंट है व्हाइट पर, ये कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो होगा उसका जीनोटाइप ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि कॉप्स जो बछड़ा होगा, काव्स होगा, उनका जो हेयर कलर होगा वो रेड होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन कह रहा है अगर रेड इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, तो आर, कैपिटल आर इज रेड, स्मॉल आर इज व्हाइट। क्रॉस कराते हैं तो इस कंडीशन में भी हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा और काफ हमारा होगा पिंक कलर का। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आपको याद होगा कि रेड कलर और व्हाइट कलर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इंटरमीडिएट कलर मिलता है विच इज पिंक। और कौन सा कॉम्बिनेशन है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉम्बिनेशन है, तो ये ब्लेंड कलर मिलेगा रेड एंड व्हाइट का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइस।